हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल कह देते हैं जनरली, या यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें जनरली जो पार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम देखेंगे। फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अगर कंसिस्टेंट है तो यूजिंग क्रैमर रूल्स। कंडीशन ऑफ फॉर कंसिस्टेंसी क्या होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या मीनिंग है, फिर हम उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम, व्हेन वी स्टडी मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन इन वन डिग्री, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस 5y इज इक्वल टू 8, या ये हमने टू वेरिएबल्स में लिए हैं एक्स वाई में, ऐसे ही थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, मोर देन वन इक्वेशंस, टू हैं या थ्री इक्वेशंस हो इन थ्री वेरिएबल्स, तो हम क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स at the same time, then the equation under consideration are said to form a system of linear equations और simultaneous linear equations। मतलब इनको हम एक साथ जब बात करते हैं तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी आप इनको कह सकते हैं। सो नाउ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोअर क्लासेस में जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम सिंपल वे में क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स सेम कर देते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 है, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब हमारा जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें कहा जाएगा एग्जाम में कि या तो आप क्रैमर रूल से सॉल्व करें या यूजिंग डिटर्मिनेंट्स भी हम कह देते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स भी हम कह देते हैं। तो आपको जो आज मेथड बताया जा रहा है इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का मीनिंग क्या है। अगर जनरल वे में बात करें तो मतलब वो इक्वेशंस जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, और जिन इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते उनको हम इनकंसिस्टेंट कह देते हैं। कहने में मीनिंग वही है, बात वही है। यहाँ हमारे पास क्या कह रहे हैं, एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which simultaneously satisfies the given equations is called a solution of the equation। जो x y z की वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हो उसको हम solution of given linear equations कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस may have यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन कि उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, या हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो अगर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक हो या नॉट, नॉट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो हम सिस्टम को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और अगर इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। नॉट इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो देन इट इज सेड टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब वो जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं या इसको हम क्रैमर रूल भी कह देते हैं। तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम मेथड ड्राइव करेंगे। तो इन दिस सेक्शन वी मेक यूज ऑफ डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट हमने पढ़ा है उन डिटरमिनेंट्स की हेल्प से हम फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू एंड थ्री वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट, थ्री वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस होंगी उनको भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट। तो कैसे होगा इसके लिए देखें, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ टू अननोन्स, टू अननोन्स मतलब टू वेरिएबल्स हो एक्स एंड वाई, यूजिंग डिटरमिनेंट भी आप कह सकते हैं या बाय क्रैमर रूल भी कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर मान लो हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1,
a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। जनरली यहाँ a1 a2 b1 b2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी वैल्यूज हो सकती है। कोफिशिएंट 2x प्लस 3y, तो a1 का मतलब 2 हो जाएगा, 3y था तो b1 का मतलब 3 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये इक्वेशंस हैं तो इनके लिए हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x और y की वैल्यू क्या आएगी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा d1 अपॉन d, और y इज इक्वल टू क्या होगा d2 अपॉन d। लेकिन अभी हमें d d1 d2 का नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो d है d, इस d का क्या मतलब होगा, जो इसमें ये x और y है वेरिएबल, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, इसका डिटरमिनेंट जो फाइंड आउट करेंगे, इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसको हम क्या कहेंगे d। और जो d1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये d डिटरमिनेंट है हमारा, इस d डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट कॉलम है, d1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, d डिटरमिनेंट जो हमने फाइंड आउट किया है इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं c1 c2 इससे रिप्लेस करेंगे और d1 फाइंड आउट कर लेंगे। d2 के लिए हम क्या करेंगे, जो ये d2 है, इस d2 के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो d का जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में यानी a1 a2 को तो एज इट इज रख लेंगे, b1 b2 के प्लेस पर क्या लिख देंगे c1 c2, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे d2। और इसमें साथ में क्या कहते हैं कि d क्या होता है कि नॉन जीरो होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो d हमेशा नॉन जीरो होता है। d अगर जीरो होता है, डिटरमिनेंट अगर जीरो है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस होता है। उस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नॉन जीरो होगी। तो d अगर नॉन जीरो है तो आप d d1 और d2 ये फाइंड आउट कर सकते हो, और इनकी वैल्यूज यहाँ x और y की वैल्यूज में पुट करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक बार टू वेरिएबल्स के लिए अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना भी चाहें तो हम देख सकते हैं कि कैसे होगा। तो इसके लिए देखें, ये मेरा d है, ये मेरा d है, ये d1 है और ये d2 है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया यहां से भी मिल जाता है कि मेरा x इजिकल टू क्या आएगा d1 अपॉन d। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी न किसी तरीके से x इंटू डी, ये देख रहे हैं x इंटू डी को सॉल्व करूं और उसको मैं अगर d1 के इक्वल प्रूव कर देता हूं, तो मेरे पास d भी है, d1 भी है और d2 भी है। यहां से मैं क्या ट्राई करूं, x इंटू डी, यानी जो d डिटरमिनेंट है इसको x से मल्टीप्लाई करूं और कुछ रीअरेंज करूं, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूं और उसकी हेल्प से इसको d1 के इक्वल प्रूव कर दूं, ताकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी d1 अपॉन डी। सिमिलरली क्या कह पाएंगे y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी। और साथ में आपको पता ही है कि ये जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये आपको सॉल्व करना ही आता है। कैसे सॉल्व करते हो, a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर पाओगे, वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे। एक बार हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं, और उसके लिए मैंने आपको आइडिया दे ही दिया कि हम x इंटू डी को सॉल्व करके अगर d1 के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें हम क्या कर रहे हैं, d की वैल्यू ये है आपके पास, एक्स डी अगर कहें तो एक्स डी अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ इस d को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और x से मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है जब x को हम अंदर लेके जाएंगे तो अगर मैट्रिक्स होता है तो वो x सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब इस x को हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी चॉइस है, आप उस x से केवल इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, a1x b1x लिख सकते हो, या केवल सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, a2x b2x लिख सकते हो, या फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, a1x a2x लिख सकते हो, या सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, b1x b2x लिख सकते हो। तो मतलब जब हम किसी भी नंबर से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उस डिटरमिनेंट के अंदर लेके जाते हैं उस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को, तो वो एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमें जो रिजल्ट पता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स डी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a1x a2x हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट हो गया, और इसके हिसाब से आप देख रहे हो मैंने क्या कहा था, xd को सॉल्व करेंगे और वो d1 के इक्वल आएगा। तो d1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब मेरे पास जब मैं xd को सॉल्व कर रहा हूं तो वो मेरे पास c1 c2 b1 b2 आना चाहिए। मुझे यहां से भी आइडिया लगता है c1 c2 b1 b2 आना चाहिए। तो b1 b2 तो है ही है। c1 c2 के लिए क्या है कि अगर मेरे पास a1x प्लस b1y आ जाए, a2x प्लस b2y आ जाए, तो उसको मैं c1 c2 लिख सकता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास a1x a2x तो है, a1x है, मैं यहाँ चाहता हूं a1x प्लस b1y आ जाए, मैं यहाँ क्या चाहता हूं a1x प्लस b1y आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो जो इक्वेशन 1 है हमारी उससे मैं इसको क्या कह पाऊंगा c1, और इसके लिए आप देख रहे हो कि यहाँ मेरे पास क्या है b1, यानी इसका मतलब इसमें मैं क्या ऑपरेट कर दूं कि जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूं सेकंड कॉलम का y टाइम्स, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम का y टाइम्स। आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपने की हुई है
किसी भी रो में किसी दूसरी रो का k टाइम्स ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम का k टाइम्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें हमने यही कह रहे हैं C1 में y टाइम्स C2 ऐड कर दें, तो इसमें ये ऐड करोगे इसका y टाइम्स, यानी a1x प्लस b1y हो जाएगा, a2x प्लस b2y हो जाएगा, b1 b2। अब इक्वेशन 1 से इसको आप क्या कह सकते हो, C1, और इसको क्या कह सकते हो, C2, और ये b1 b2 एज इट इज। और डिटर्मिनेंट ऑफ C1 C2 b1 b2 जो है वो क्या था, d1। इसका मतलब x इंटू डी, x इंटू डी जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, d1 के इक्वल। और इसका मतलब यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, d1 अपॉन डी। इसीलिए d को नॉन जीरो कहा था, क्योंकि d से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d1 अपॉन डी। सिमिलरली हम क्या करें, yd को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, और आपके पास यहां से सॉल्व करेंगे तो yd की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2 के इक्वल आ जाएगी, और yd की वैल्यू d2 आ जाएगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या कह पाएंगे, d2 अपॉन डी। इसका मतलब ये आपके पास x और y की वैल्यूज हो जाएंगी। यानी करना क्या है, पहले जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख के जो डिटरमिनेंट बनाते हैं वो आ जाता है d। पहले कॉलम को राइट हैंड साइड कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो वो आ जाता है d1। सेकंड कॉलम d के सेकंड कॉलम को कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनसे रिप्लेस करते हो और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो, तो उससे क्या आ जाएगा, d2। और d1 को d से डिवाइड करोगे x आ जाएगा, d2 को d से डिवाइड करोगे y आ जाएगा। सिमिलरली हमारा जो 3 वेरिएबल्स का केस होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन्स, इसमें भी सेम पैटर्न होता है कि 3 इक्वेशंस गिवन होंगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। वहां 2 वेरिएबल्स थे तो हमने d1 d2 फाइंड आउट कर लिए थे, यहाँ 3 वेरिएबल्स है तो d1 d2 d3 फाइंड आउट कर लेंगे। काम वही होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू, वहां x और y के कोफिशिएंट थे, यहाँ x y z के कोफिशिएंट हो जाएंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये d हो जाएगा। और अगर d नॉन जीरो है तो आप d1 कैसे फाइंड आउट करोगे, d1 के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है a1 b1 c1, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, जो कांस्टेंट्स गिवन होंगे राइट साइड में, d1 d2 d3 से, इन दोनों को एज इट इज रखोगे, यानी d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये क्या आ जाएगा d1। तो d2 इजिकल टू क्या होगा, d2 इजिकल टू क्या होगा, इसमें ही हमारे पास जो ये सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दोगे, सेकंड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट और थर्ड सेम है। यहां इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, d2। इसी वे में d3 के लिए क्या करोगे कि यहां से जो ये हमारी थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दोगे, d1 d2 d3 से। इसके प्लेस में क्या लिख दोगे, d1 d2 d3, और ये मेरा क्या हो जाएगा, d3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहां से क्वेश्चन में डायरेक्ट जो गिवन होगा d1 d2 d3, 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करने हैं बस। और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आते हैं, पहले आपने किया है। तो इन चारों को सॉल्व करने के बाद d1 d2 d3 होगा, और साथ में हम d जो है d, इस d के बारे में क्या कहते हैं, d नॉन जीरो होना चाहिए, ताकि हम x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी, तीनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। जैसे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी में हम क्या करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हम क्या करें कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस हो 2 अननोन्स में, उसके लिए भी सेम पैटर्न बनता है, 3 वेरिएबल्स के लिए भी सेम पैटर्न बनता है। अगर d नॉन जीरो है, इफ d इज नॉन जीरो, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो फाइंड आउट करने के लिए आपको मेथड बता ही दिया कि क्या होगा। d नॉन जीरो है तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन अगर d की वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर किसी क्वेश्चन में आपने डिटरमिनेंट d सॉल्व किया और d जीरो आ गया, तो उसके बाद आपने d1 और d2 भी सॉल्व करने हैं, d1 की वैल्यू भी सॉल्व करोगे, d2 की वैल्यू भी सॉल्व करोगे, या तो दोनों जीरो होंगे या दोनों में से एक नॉन जीरो होगा। अगर दोनों में से एक भी, एक हो या दोनों हो, अगर d1 ही सॉल्व किया वही नॉन जीरो आ गया, तो उसके बाद द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। d1 अगर नॉन जीरो आ गया तो d2 फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक भी नॉन जीरो है, तो उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर d भी जीरो है, d1 भी जीरो है, d2 भी जीरो है, तो उस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं।
उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि अगर D, D1, D2, D3 सभी जीरो हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर D जीरो है और D1, D2 में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो उस केस में हम क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सभी के सभी जीरो आ जाते हैं तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन है तो उसमें भी वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है। डी अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है, नॉन जीरो है तो ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डी जीरो है और इन D1, D2, D3 इन तीनों में से कम एक नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो कोई भी आ जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डी भी जीरो है और ये तीनों भी जीरो हैं तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए वर्किंग रूल वैसे तो आपको पता चल ही गया, वर्किंग रूल में क्या बताना है कि अगर आपको तीन इक्वेशंस गिवन होंगी उनसे आप डी, D1, D2, D3 फाइंड आउट करोगे। डी अगर नॉन जीरो है तो D1 को D से डिवाइड करोगे तो X हो जाएगा, D2 को D से डिवाइड करोगे तो Y हो जाएगा, D3 को D से डिवाइड करोगे तो Z हो जाएगा। और D1, D2, D3 की वैल्यूज आपको पता ही है, कैसे से फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे तो क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, इन टू इक्वेशंस को हमने यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है या यूजिंग डिटरमिनेंट कह देता है, तो दोनों में एक ही बात है। तो वही है, सबसे पहले ये इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, डी। डी का मतलब x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4, 3 -4 -2 और 5, इसका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 3 इंटू 5 15 -2 इंटू -4 प्लस के 8 हो जाते हैं, लेकिन -8 करेंगे। 15 -8 यानी 7, 7 का मतलब नॉन जीरो। डी अगर नॉन जीरो तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, D1 और D2। तो D1 के लिए क्या कहते हो, D1 के लिए क्या कहते हो, ये जो D था आपका, इस D में जो ये 3 और -2 है, इसके प्लेस पर क्या लिख दोगे, 1 और -3। इसके प्लेस पर क्या लिख दोगे, 1 और -3। और ये -4 और 5 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 5 5 -3 इंटू -4 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, 5 -12 यानी -7। D1 क्या आ गया, -7। D2 के लिए क्या करोगे, D2 के लिए ये जो D2 की D की जो सेकंड कॉलम है, D2 कह रहे हैं तो सेकंड कॉलम, D1 कह रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम, D3 कहेंगे तो थर्ड कॉलम। तो D2 फाइंड आउट करना है, D2। तो इस सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 और -3 से, तो D2 फाइंड आउट कर लोगे। तो फर्स्ट कॉलम तो 3 और -2 एज इट इज, 3 और -2 एज इट इज, और जो सेकंड कॉलम है उसको हमने जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स गिवन थे उनसे रिप्लेस कर देंगे। और 3 इंटू -3 -9 -2 -2 +2 हो जाएगा, -9 + 2 -7 आ जाएगा। अब D1 D2 की वैल्यूज हैं तो यार एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने में क्या प्रॉब्लम है, क्रेमर रूल से x = D1/D। D1 क्या था, -7, D क्या था 7, 7 से 7 कैंसिल होगा तो -1 आ गया। y = क्या है, D2/D। D2 क्या है, -7/D क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, आंसर आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो जो गिवन इक्वेशंस थी आपके पास क्वेश्चन में, ये जो है इनमें x की वैल्यू -1 पुट करो, y की वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, -3 -4 इंटू -1 यानी -3 +4 यानी 1, और 1 ही दिया है। इसी में सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 पुट करके देखो, वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। करके नहीं दिखाना है हमने, अगर हम चेक करना चाहें रफ पेज पे तो रफ आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर आ गया। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन था 2 वेरिएबल्स के लिए, x और y की वैल्यू के लिए। अगर 3 है तो कोई बात नहीं, D1 D2 D3 फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके आपने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या कहोगे, D इज इक्वल टू क्या कहेंगे, 6 1 -3 6 1 -3 1 3 -2 1 3 -2 2 1 4। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अगर बाई चांस इसमें y का कोफिशिएंट नहीं होता, x -2z होता, x -2z, तो हम क्या समझ लेते, 0y। तो यहां हम क्या लिख देते, 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये d को सॉल्व करना आपको आता ही है, d को सॉल्व करना क्या करते हो,
6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 6 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, 3 माइनस 2 1 4 का डिटरमिनेंट, फिर माइनस नेक्स्ट वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इसको 1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 2 2 4, 1 माइनस 2 2 4, फिर प्लस माइनस 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस माइनस 3 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, 1 3 2 1 का डिटरमिनेंट, 1 3 2 1 का डिटरमिनेंट, और 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है, क्या कहोगे 6 इंटू 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 12 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 4 4 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6 1 माइनस 6, तो 12 प्लस 2 14, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 4 प्लस 4 8, 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8, 1 माइनस 6 माइनस 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 91, नॉन जीरो, और नॉन जीरो है डी की वैल्यू, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। डी की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती तो भी हम D1 D2 D3 सॉल्व करते, अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ जाता तो हम कह देते कि नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों जीरो आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब आपको पता ही है D1 फाइंड आउट करेंगे, और D1 के लिए आपको पता ही है, D1 के लिए आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है D1 के लिए फर्स्ट कॉलम को 558 से रिप्लेस कर देंगे, D2 के लिए इसी में ये जो सेकंड कॉलम है D2 के लिए इस सेकंड कॉलम को 558 से रिप्लेस कर देंगे, D3 के लिए इस थर्ड कॉलम को 558 से रिप्लेस कर देंगे, और D1 D2 D3 फाइंड आउट कर सकते हो। D1 के लिए ये किया, फिर सॉल्व कर ही सकते हो डिटरमिनेंट, D1 आपको आता है सॉल्व करना, D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 91, D2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, D2 के लिए जो पहले D था उस D में जो सेकंड कॉलम था, D में जो फर्स्ट कॉलम D का और थर्ड कॉलम सेम एज इट इज रखेंगे, सेकंड कॉलम को 558 से रिप्लेस कर देंगे, सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 182, D1 की वैल्यू 91, D2 की वैल्यू 182, और D3 फाइंड आउट करने के लिए जो D में थर्ड कॉलम है, जो D में थर्ड कॉलम है उसको 558 से रिप्लेस कर दोगे, तो D3 के लिए जो थर्ड कॉलम था D में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे 558 से, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी सॉल्व करना है, एक्सपेंड फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, जिससे मन करे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, सॉल्व करें, और ये आपके पास 91 आ जाएगा, और अब तो कुछ है ही नहीं, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, 91 अपॉन 91 यानी 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू D2 अपॉन D, 182 अपॉन 91 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, z इज इक्वल टू D3 अपॉन D, 91 अपॉन 91 यानी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर है, इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता कुछ भी, पूरा का पूरा मैट्रिसेस का जो टॉपिक हम कर रहे हैं सारा बिल्कुल इजी है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस स्लाइड चेंज आ गया, कई बार बच्चे क्या करते हैं ये 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, इसको देख के सोचते हैं अभी पता नहीं क्या दिया, 1 अपॉन एक्स को यू सपोज कर लो, 1 अपॉन वाई को वी, 1 अपॉन जेड को डब्ल्यू, अगर मैं ये कह देता हूं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4, 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2, तो एक्स वाई जेड के प्लेस पर अब मेरे पास u v w आ गए, है तो वही, पहले मैंने x इज इक्वल टू d1 अपॉन d कहा था, अब मैं u इज इक्वल टू d1 अपॉन d कह दूंगा, v इज इक्वल टू d2 अपॉन d कह दूंगा, W इज इक्वल टू D3 अपॉन D कह दूंगा, तो वहां से मेरे पास UVW की वैल्यू आ जाएगी, तो U की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा या उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो X आ जाएगा, V की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो Y आ जाएगा, W की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो Z आ जाएगा, सेम क्वेश्चन ही तो है, क्या है। अब यहां से D फाइंड आउट करोगे, D के लिए क्या करोगे 2 3 10, 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, वही 2 इंटू क्या होता है, इसको और इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, इस पार्ट का डिटरमिनेंट
इस पार्ट का डिटरमिनेंट -6 इंटू -20 प्लस के 120 -9 इंटू 5 -45, तो ये आ जाता है आपके पास। फिर प्लस का साइन माइनस के साथ ये -3 इंटू, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट यानी -3 इंटू क्या होगा 4 इंटू -20, 4 इंटू -20 -80, 4 इंटू -20 -80 -6 इंटू 5 30 यानी -30, तो ये मेरे पास -30 यानी माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस प्लस 10 लेंगे, प्लस 10 इंटू 10, 10 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और हम रिमेनिंग पार्ट का यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्या होता है 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू -6 -36 माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा यानी 36 प्लस 36। सिंप्लीफाई कर लें इसको, एड सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 1200 मतलब नॉन जीरो, और नॉन जीरो है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद आप क्या करते हो, D1 फाइंड आउट करने के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है, D का जो फर्स्ट कॉलम है इसको 412 से रिप्लेस करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, D1 आ जाएगा। D2 के लिए इस D के सेकंड कॉलम को 412 से रिप्लेस करेंगे, D3 के लिए थर्ड कॉलम को 412 से रिप्लेस करेंगे, ये आपके पास D1 D2 और D3 की वैल्यू आ जाएगी। D1 की वैल्यू 600, D2 की वैल्यू 400, D3 की वैल्यू 240, तो ये D1 D2 D3 आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब U इजिकल टू क्या कहोगे D1 अपॉन D, U इजिकल टू D1 अपॉन D, D1 की वैल्यू आपने 600 फाइंड आउट की अपॉन 1200 यानी 1/2 आ जाएगी। V की वैल्यू D2 अपॉन D 400 अपॉन 1200 यानी 1/3 आ जाएगी। W की वैल्यू D3 अपॉन D मतलब D3 की वैल्यू 240 अपॉन 1200 1/5 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो अब x इजिकल टू क्या होगा 1/u, 1/u, u मतलब 1/1/2 और 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, या ये कह दो कि इसका रेसिप्रोकल करोगे, u इजिकल टू 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/u क्या आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, v की वैल्यू ये 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो z की वैल्यू आ जाएगी मतलब 5, तो x y z की वैल्यू 2 3 और 5, ये हमारे इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस एज ए वर्ड प्रॉब्लम है। पहले क्या था डायरेक्ट हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, अब हमें क्या है कि हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और आगे वाला जो पार्ट होगा उसको तो आप इजीली अपने आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशंस भी अपने आप बना सकते हो। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, भाई 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स उनका सम 6 है, तो जो 3 नंबर्स हैं मान लो आपने कह दिया पहला x है, दूसरा y है और तीसरा z है, 3 नंबर्स हैं x y z और उनका सम क्या है 6, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 2, थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड नंबर क्या है जेड, जेड को 2 से मल्टीप्लाई करो 2z, एंड एड फर्स्ट नंबर, 2z में फर्स्ट नंबर ऐड करो, फर्स्ट नंबर क्या है x, तो 2z में x ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है 7, यानी x प्लस 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा 7, x प्लस 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा 7, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड एंड थर्ड मतलब सेकंड एंड थर्ड का मतलब क्या हुआ y प्लस जेड, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, इसी में क्या ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब 3x, तो वी गेट क्या 12, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है 12, यानी ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। कहता है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द नंबर, तो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से आपने ये जो एक्स वाई जेड तीनों नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में 3 इक्वेशंस हो गई, यहां से डी में बस ये ध्यान रखें कि ये x प्लस 2z है ना, इसका मतलब क्या समझेंगे x प्लस 0y प्लस 2z, तो जब d लिखेंगे आप d डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1, सेकंड रो में क्या आएगा 1 0 2 1 0 2, थर्ड रो में क्या आएगा 3 1 1 3 1 1, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो d आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को 6 7 12 से रिप्लेस कर देंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो d1, सेकंड कॉलम को चेंज करें d2, थर्ड कॉलम को चेंज करें d3, तो यहां से आप पहले
डी सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब नॉन जीरो। फिर D1 के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम थी, इस फर्स्ट कॉलम को 6 7 12 से रिप्लेस किया, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, 12 आ जाएगा। D2 के लिए ये जो सेकंड कॉलम थी, इस सेकंड कॉलम को 6 7 12 से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। D3 के लिए इस थर्ड कॉलम को 6 7 12 से रिप्लेस करें और सॉल्व करें तो D3 की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अब x इज इक्वल टू D1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू D2 अपॉन डी, z इज इक्वल टू D3 अपॉन डी। इनसे सॉल्व करके x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो 3 1 2 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। पहले क्वेश्चंस को रीड करें, समझें क्या कहना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उनको मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।